नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भव्य मंगला है। मैं IATF क्वालिफाइड ऑडिटर हूँ। पिछले 20 साल से ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑडिट कर रहा हूँ। एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ और आज मैं बात करने वाला हूँ कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं ऑडिटर की कॉम्पिटेंस और कैसे उसे इवेल्युएट कर सकते हैं। और ये मैं बताने वाला हूँ एज़ पर ISO 19011 2018 वर्जन। और जब तक ये वीडियो समाप्त होगा आपको समझ में आ जाएगा कि ऑडिटर की कॉम्पिटेंस कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे उसे इवेल्युएट कर सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं कि वो जो क्राइटेरिया है उसको मीट कर रहा है नहीं कर रहा, और अगर मीट नहीं कर रहा तो क्या कर सकते हैं उसके लिए। अगर हम जनरली घर पे देखेंगे, जब भी हम सोचते हैं अपने बच्चे को किसी स्कूल में डालने के लिए, हम ये देखते हैं कि वो स्कूल बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छी रेपुटेशन होनी चाहिए, उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। बट क्या हम कभी सोचते हैं कि वहाँ जो टीचर है वो कितना क्वालिफाइड है, वो कितना कॉम्पिटेंट है, क्या वो मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ा पाएगा नहीं पढ़ा पाएगा। और अगर ऐसा नहीं है और अगर स्कूल उसके बारे में नहीं सोच रहा, तो आप सोच सकते हैं कि वो स्कूल कैसा होगा और आपके बच्चे का क्या होगा। तो ऑडिटर की कॉम्पिटेंस भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जिस तरह से टीचर की कॉम्पिटेंस है। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर की कॉम्पिटेंस के बारे में। जब हम ऑडिट की बात करते हैं तो जनरली 3 तरह की ऑडिट होती हैं: फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी वो होती है जो एक कंपनी के अंदर की जाती है। सेकंड पार्टी वो होती है जो हम यहाँ सप्लायर के एंड पे करते हैं, कस्टमर हमारे पे एंड करता है। और जो थर्ड पार्टी ऑडिट होती है वो होती है जो एक सर्टिफिकेशन बॉडी है, लीगल बॉडी हमारे यहाँ आके उस ऑडिट को करती है। बट इन तीनों तरह की ऑडिट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑडिटर है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए और क्वालिफाइड होना चाहिए उस काम को करने के लिए। जब हम 19011 की बात करते हैं तो प्राइमरली 4 उसमें मेन क्लॉज हैं जिसमें सारी बातें की हैं। क्लॉज नंबर 4 बात करता है प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग की। क्लॉज नंबर 5 बात करता है कैसे हमें ऑडिट प्रोग्राम बनाना है। क्लॉज नंबर 6 बात कर रहे हैं हमें ऑडिट कैसे कंडक्ट करनी है। और आज मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली क्लॉज नंबर 7 के बारे में, जहाँ वो बात करता है कॉम्पिटेंस के बारे में और किस तरह से हम ऑडिटर की क्वालिफिकेशन के बारे में काम कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं क्लॉज नंबर 7 के बारे में, जहां वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंस एंड द क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, तो यहाँ पे 5 मेन बातें हैं जिसके बेसिस पे ये सारी बात बताई गई है। जो पहला है सब क्लॉज, वो बात करता है कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर। जो क्लॉज नंबर दूसरा है, क्लॉज नंबर 7 के अंदर जो सब क्लॉज आता है, वो बात करता है किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑडिटर इवैल्यूएशन की। देन उसका अगला क्लॉज है वो बात करता है कि उन सब में हम कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा क्राइटेरिया रेलेवेंट है ऑडिटर इवैल्यूएशन के लिए। जो उससे अगला यानी कि चौथा है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू कैसे हम कंडक्ट करेंगे ऑडिटर का इवैल्यूएशन। और जो पांचवा और आखिरी है वो बात करता है किस तरीके से हम मेंटेन करेंगे ऑडिटर की कॉम्पिटेंस को और उसको कैसे हम अपग्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ क्लॉज नंबर 7 की। जो सबसे पहली बात है विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पिटेंस। जब हम कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर की बात करते हैं तो वहाँ पर भी बहुत डिटेल में ISO 19011 में बताया गया और बेसिकली 4 और सब पार्ट्स बनाए हैं उसके, जहाँ से उसको डिटेल में बताया गया है। जो सबसे पहली बात करता है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू स्किल्स एंड नॉलेज। सेकंड बात करता है वो पर्सनल बिहेवियर के बारे में। तीसरा बात करता है कैसे हम किसी ऑडिटर लेवल के बंदे को डेवलप कर सकते हैं। और चौथा बात करता है कैसे लीड ऑडिटर या टीम लीडर लेवल पे हम बिहेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल बिहेवियर के बारे में। जब हम पर्सनल बिहेवियर की बात करते हैं तो किसी भी ऑडिटर के लिए बहुत सारी बातें हो सकती हैं कि वो एथिकल होना चाहिए, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए किस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करना चाहिए। बट 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो स्टैंडर्ड में लिखी हैं। एक बात उसके अंदर लिखी है विद रिस्पेक्ट टू कि उसको कल्चर के बारे में सेंसिटिव होना चाहिए। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ 20 अलग अलग भाषाएँ हैं, बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे कलर्स के लोग भी रहते हैं। तो क्या ऑडिटर को समझ में आता है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इंश्योर करना है कि किसी की सेंसिबिलिटीज़ को हम इम्पैक्ट ना करें, उसको देखना है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ऑडिटर है उसको बहुत सारे चैलेंज आने वाले हैं। कुछ कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रेशर डालने वाली हैं, डराने वाली हैं, कुछ लोग इमोशनली आपको ब्लैकमेल करने वाले हैं। क्या उन सब सिचुएशन में क्या उस ऑडिटर के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि किस तरीके से वो मजबूती से खड़ा रहे और ये इंश्योर करे कि जो उसे सही लगता है वही करे। जो दूसरा आता है वो बात होता है नॉलेज एंड स्किल के बारे में। जब हम नॉलेज एंड स्किल के बारे में बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं कि किस तरीके से हम इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी ऑडिटर है उसके अंदर वो नॉलेज एंड स्किल ठीक ढंग से हो जिससे वो कर सके। तो इसमें सबसे पहली बात आती है वो बेसिक जनरल स्किल के बारे में आती है, जहाँ हम बात करते हैं कि जो 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं जो 1900 स्टैंडर्ड में लिखे हुए हैं। हम प्रोसेस अप्रोच की बात करते हैं, हम बात करते हैं PDCA के बारे में, हम बात करते हैं बेसिक जनरल लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में। क्या उन सब के बारे में उसको जानकारी है या नहीं है।
देन जो सेकंड है वो बात करता है सेक्टर स्पेसिफिक नॉलेज और स्पेसिफिक स्टैंडर्ड की नॉलेज। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। 9000 का स्टैंडर्ड है जो क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में है, जो क्वालिटी के अलावा इन्वायरमेंट का है, सेफ्टी का है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, मेडिकल डिवाइस, फूड। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। क्या ऑडिटर को वो जो नॉलेज है कि नहीं उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के बारे में। देन वो जो स्पेसिफिक सेक्टर है, ऑटोमोटिव सेक्टर अलग है, आईसीटी अलग है, फूड अलग है, मेडिकल डिवाइस अलग है, रेलवे अलग है, क्या उस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में भी जानकारी है, किस तरीके से क्या करना है या नहीं करना, वो बहुत ज़रूरी है। देन इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है ऑडिटर के लिए इस बात को जानना कि ओवरऑल किस तरीके से जेनरिक नॉलेज होनी चाहिए, कैसे ऑडिट को प्लान करना है, कैसे उसे कंडक्ट करना है, कैसे अगर एक बड़ी टीम है उसको मिल के साथ चलना है, किस तरीके से इंश्योर करना है कि टाइमली रिपोर्ट बने, कैसे इंश्योर करना है कि जो टीम है उसके अंदर वो एक ट्रांसपेरेंसी रहे, एक कम्युनिकेशन लेवल अच्छा रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफरेंट ऑडिटिंग डिसिप्लिन्स की। अगर हमें अलग अलग डिसिप्लिन्स की भी ऑडिट करनी है तो मान लो एक आईएमएस की ऑडिट करता है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, 9000, 14000, 45000, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, किस तरह से कंडक्ट करना है जिससे डुप्लीकेशन भी ना हो और कोई बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट मिस भी ना हो। देन कॉम्पिटेंस ऑडिटर में एक बात आती है कैसे ऑडिटर लेवल को डेवलप करना है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं टू कंडक्ट एन ऑडिट, क्या वो सारी चीज़ें उसके अंदर आ गई या नहीं आ गई, उन सबको देखना, उन सबको समझना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है टीम लीडर या लीड ऑडिटर बनना। तो उसके लिए कुछ और स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। तो उसके लिए उसको क्या मौका दिया जा रहा है कि वो और टीम लीडर के साथ काम करे, डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में काम करे, उसको एक्सपोजर मिले जिससे समझ में आए कि किस तरीके से बिहेव करना है, कैसे सब कुछ कंडक्ट करना है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है पॉइंट नंबर 2, जहाँ पे हमें बात करनी है कि हमें डिफाइन करना है क्राइटेरिया फॉर ऑडिटर वैल्यूएशन। अब इसमें सब्जेक्टिविटी भी हो सकती है और ऑब्जेक्टिविटी भी हो सकती है। तो इसको हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोल सकते हैं। जब हम क्वालिटेटिव बात करते हैं तो अगेन जैसे हमने पहले बात किया कि उसमें ट्रांसपेरेंसी, एथिकल, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे कम्युनिकेशन करना है, वो सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम क्वालिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, तो यहाँ बात होती है कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, 10 साल, 20 साल, ऑडिटिंग उसको कितने साल की है, किस किस सब्जेक्ट में उसने ट्रेनिंग की है, क्या उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट आती हैं। देन तीसरा, अब बात आती है कि हाउ टू डिफाइन विच क्राइटेरिया इज़ रेलिवेंट। अब बहुत सारे क्राइटेरिया, उसमें कौन सा क्राइटेरिया किसके लिए रेलिवेंट रहेगा। अगर आप देखेंगे स्टैंडर्ड के अंदर तो उसमें 6 मेन क्राइटेरिया रखे हुए हैं। तो हमें देखना उनमें से कॉम्बिनेशन कौन सा ठीक है, 2, 3, 4, जो भी कॉम्बिनेशन हमें ठीक लगता है उसके बेस में हमें डिफाइन करना है। तो बात करता हूँ उन सब 6 क्राइटेरिया के बारे में। तो जो पहला क्राइटेरिया उसमें वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू रिव्यू ऑफ रिकॉर्ड्स। तो हमें जो भी उसका बायोडाटा है, जो सर्टिफिकेट्स हैं, एक्सपीरियंस है, उन सबको देखना है और उसके बेस पे डिसाइड करना है कि क्या वो सूटेबल है या नहीं। देन दूसरी बात आती है, वो बात आती है फीडबैक के बारे में। तो क्या वो ऑडिटर जिसको हम बनाने वाले हैं उसकी रेपुटेशन कैसी है कंपनी के अंदर, मार्केट में रेपुटेशन कैसी है, जो उसके पीयर ग्रुप है, जो सुपरवाइज़र है, वहाँ पे उसकी रेपुटेशन कैसी है, उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कितनी है, जिससे कि डिसाइड कर सके कि इसको ऑडिटर या लीड ऑडिटर ग्रेड पर ले जाना है या नहीं ले जाना। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन तीसरा है विद रिस्पेक्ट टू इंटरव्यू। ऐसा बहुत बार होता है कि हम ये डिफ़ाइन नहीं कर पाते कागज़ के बेस पे कि कॉम्पिटेंट है या नहीं है। तो हम एक इंटरव्यू लेते हैं, वहाँ पे मे बी एक ऑटोमोटिव इंजीनियर है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ऑटोमोटिव सेक्टर के बारे में उस ऑटो की जानकारी है, जो कोर टूल्स हैं उसके बारे में जानकारी है, और जो इंडस्ट्री में चल रहा है उसके बारे में जानकारी है नहीं है। देन जो चौथा क्राइटेरिया है वो बात करता है विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वेशन। क्या बार हम ये भी देखना चाहते हैं कि थ्योरेटिकली सब कुछ ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है क्या। तो मे बी जब वो ऑडिट कर रहा है तो एक दूसरा आदमी दूर से देख रहा है और चेक कर रहा है कि किस तरीके से ऑडिट कर रहा है, किस तरीके से लोगों से बात कर रहा है, किस तरह से ऑडिट की समरी कर रहा है, कैसे उसकी रिपोर्ट बना रहा है, वो सारी बातें आ सकती हैं। देन अक्सर बहुत बार होता है कि हम जब कुछ अलग तरीके भी इस्तेमाल करते हैं, हम कोई रिटन टेस्ट भी लेते हैं, कोई साइकोमेट्रिक टेस्ट भी करते हैं, उससे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी नॉलेज एंड स्किल कैसी है। एंड देन जो एक और तरीका है उसके अंदर वो बात होती है विद रिस्पेक्ट टू नोइंग अबाउट द पोस्ट ऑडिट रिव्यू। ऑडिट तो हमने अच्छा कर दिया, लेकिन ऑडिट ख़त्म करने से काम नहीं होता, उसकी रिपोर्ट कैसे बनानी है, जो नॉन कन्फर्मिटी है उसको कैसे लिखना है, जो रिपोर्ट कंप्लीट बनानी है क्या वो टाइमली बनी नहीं बनी, अगर कोई फाइंडिंग आई क्या हमने उसको ठीक ढंग से रिजॉल्व किया नहीं किया, वो सब भी उसी का पार्ट है। जब एक बार ये हो जाता है तो अगला पार्ट आता है, वो पॉइंट नंबर 4 है कि अब हमें एक्चुअली में कंडक्ट करना है इवैल्यूएशन। अब इवैल्यूएशन को कंडक्ट करके हमें ये देखना है कि
एक्चुअली में ऑडिटर के अंदर जो भी हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई की थी उसको फुलफ़िल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, और अगर फुलफ़िल कर पा रहा है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर पा रहा तो क्या उसे किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्या उसको दोबारा रिवैल्यूएट करने की आवश्यकता, उन सब बातों को हमें देखना है। और जो लास्ट पॉइंट है वो बात करता है कि किस तरीके से इसे मेंटेन करना है और उसको अपग्रेड करना है। अब दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है, जो कुछ चीज़ें 10 साल पहले रेलेवेंट थी आज रेलेवेंट नहीं है। साइबर सिक्योरिटी के बारे में आज जितनी बात होती है आज से 10 साल पहले नहीं होती थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज बात होती है, पहले नहीं होती थी। ऑनलाइन ऑडिट्स के बारे में आज कोविड के बाद बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन कोविड से पहले कोई बात नहीं करता था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में चेंज हो रही हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या ऑडिटर रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, अपनी स्किल अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर रहा है या नहीं कर रहा, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं समरी करूं, मैंने आपसे बात की 5 बातों के बारे में। सबसे पहली बात की मैंने कॉम्पिटेंस ऑफ ऑडिटर, कि कैसे हम डिफाइन करेंगे कॉम्पिटेंस, उसको चेक करेंगे। देन मैंने उसके बाद की इवैल्यूएशन के बारे में कि हमें पहले क्राइटेरिया डिफाइन करना है कि कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे। देन उसके डिफरेंट स्टेजेस क्या होंगे उसके बारे में बात की। देन किस तरीके से इवैल्यूएशन को कंडक्ट करेंगे, एंड देन फाइनली कैसे उसको मेंटेन और अपग्रेड करेंगे, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो एक्सपेक्टेशन है कस्टमर की, उसको हम फुलफ़िल कर सकें। और ये सारी रिक्वायरमेंट फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी एंड थर्ड पार्टी तीनों के लिए एप्लीकेबल है। इसकी डिग्री में फ़र्क हो सकता है। मेरा जो अगला वीडियो रहेगा वो रहेगा अबाउट सर्कुलर इकोनॉमी। रेगुलरली बहुत सारे फीडबैक आ रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने का आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। सो प्लीज़ उसको आप कंटिन्यू कीजिए। और अगर इस पर्टिकुलर वीडियो का आप और डिटेल में जानना और समझना चाहते हैं तो नीचे आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करेंगे तो एक ब्लॉग आपको दिखेगा, वहाँ और डिटेल में जानकारी मिलेगी इस वीडियो के बारे में। अगर आपको लगता है कि इस तरह के ब्लॉग्स एंड वीडियोस यूज़फुल हैं तो आप हमेशा की तरह अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल और मेरी वेबसाइट bhavyamangalam.com को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।